हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार गैलोपर्स कंपटीशन क्लासेज में। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे ये साइंस का आपका फिजिक्स का चल रहा था, प्रैक्टिस सेट चल रहा था, तो ये इसका 5वां सेट हो जाएगा, है ना। क्योंकि 25-25 क्वेश्चंस के सीरीज हम लोग लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यह 101 से आगे कंटिन्यू होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लीजिएगा, है ना। अब देखिए पिछला क्वेश्चन क्या था, लक्ष्य किसकी इकाई है, तो आमतौर पे ये प्रदीप्ति की है ना। तो बाकी चीज़ें इसमें हम लोग बात कर ही लिए थे। तो अब नेक्स्ट सेट का पहला क्वेश्चन है, यह एक अश्व शक्ति का समतुल्य है। एक अश्व शक्ति बराबर यानी 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। तो इसमें कुछ करना है नहीं, आपका ये कंप्लीट हो गया। और उसके बाद जो है 1 नैनोमीटर बराबर होता है। तो देखिए नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, मैंने कहा था नैनो है, माइक्रो है, पीको है, ये सब चीज़ें बदलती रहती हैं। तो आमतौर पे नैनो की बात होगी तो 9, इसमें आपको याद कर लेना है -9, 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अब आमतौर पे माइक्रो वगैरह पूछ ले म्यू का तो -6 होता है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन तो है नहीं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मीटर नहीं दिया, सेंटीमीटर दिया है। तो इसलिए करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि वो मीटर की इकाई होती है, -9 होती है। तो ये सेंटीमीटर जो है इसमें प्लस पॉजिटिव 2 घात बनेगा तो घट जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर वाला करेक्ट आंसर होगा। बाकी सब गलत है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा है, तो इसलिए डायरेक्ट 10⁻⁻9 तो नहीं पूछा है, उसको थोड़ा सा और उसको डेकोरेट करके दिया है कि भाई साहब इसको समझिए फिर सॉल्व करिए। तो सिंपल ही है, निम्न में से किस स्थान पर जी का यानी गुरुत्वाकर्षण की वैल्यू सर्वाधिक होगी। तो मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है ना, ये अर्थ है, तो इधर ध्रुवों पर जो है सर्वाधिक होती है और भूमध्य रेखा पर सबसे कम जी का मान, ग्रेविटी का मान। और हमारे यहाँ जी का मान कितना होता है आमतौर पे 9.8 मीटर प्रति सेकंड, हमारे यहाँ मतलब पृथ्वी पर, ठीक है। और जो यूनिवर्सल निकालते हैं तो वो हमारा हो जाता है 6.67, ठीक है, या 66 कर देंगे दशमलव में। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये क्या है, और त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण ही है। तो यहाँ पे भूमध्य रेखा पे सबसे कम होता, सर्वाधिक यहाँ पे होता। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, इसमें माउंट एवरेस्ट नहीं, कुतुब मीनार के ऊपर, भूमध्य रेखा पर, अंटार्कटिका, इस पर तो कम होगा, वो भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक बोला है, तो अंटार्कटिका कैंप में करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वापस क्या है सवाल है, जब कोई बल 0.6 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 0.8 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है, तो फोर्स क्या है, एम ए होता है आमतौर पे कभी भी, और लगाया गया एफ बराबर एम ए होता है। और अगर ग्रेविटी, त्वरण का मतलब क्या है, जो जी है ग्रेविटी वो भी त्वरण ही होती है ना। तो इसमें क्या है, त्वरण है तो भाई 8, और ये इसका गुणा करा देंगे, 8 से 48 हो जाएगा। दशमलव गिन लेंगे तो 3 अंक के पहले दशमलव हम लगा लेंगे, ठीक है। तो 0.48 मीटर, और एफ है तो न्यूटन में आता है, ठीक है। तो अगर है तो आंसर है, तो पहला है करेक्ट आंसर, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे आप इसको। सवाल थोड़े ज़्यादा दे रहे हैं और ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे ज़्यादा रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का जो है ना एग्ज़ाम, उसमें 25 क्वेश्चन सीधा साइंस से पूछा जाता है और न्यूमेरिकल्स पूछता है उसमें, ठीक है। और बाकी सभी एग्ज़ाम के लिए देख ही रहे हैं आप, और कैसे कैसे एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 30 न्यूटन का कोई बल 5 किलोग्राम द्रव्यमान पर वस्तु पर 2 सेकंड का कार्य करता है, तो उसमें त्वरण क्या है। सेम वही फार्मूला है, समझ रहे ना, सेम वही फार्मूला है। तो अगर हम यही फार्मूला लगा लें, एफ बराबर एम ए, तो यहाँ पे क्या है 30 न्यूटन है, तो यहाँ पे 30 हो गया, बराबर द्रव्यमान कितना है 5 किलोग्राम, त्वरण हम निकाल लेंगे, 5 छक्का 30, तो 6 आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 मीटर प्रति सेकंड। ये देखिए डी वाला है। किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है, फिर क्या होगा भाई, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाएंगे तो उसका भार बढ़ेगा, उसका भार बढ़ेगा, ठीक है। बढ़ता है, तेज़ी से बढ़ता है, ये समस्या है भाई। क्वेश्चन जो है बढ़ता और तेज़ी से बढ़ता है, तो बढ़ता है, बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ता है, ये थोड़ी सी ध्यान देंगे। जी का वैल्यू जो है ध्रुवों पर बढ़ेगा तो भार बढ़ता जाएगा, क्योंकि भार जो होता है, मैंने पहले भी कहा था, भार में हम गुरुत्वाकर्षण को, मास में गुरुत्वाकर्षण को इंक्लूड कर लेते हैं इनटू करके, तब हमारा भार आता है। क्लियर। तो दाब का मात्रक क्या है भाई, पास्कल है, नहीं
इसमें क्या है, फार्मूले में दे रखा है। तो इसका होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब का। तो मीटर स्क्वायर तो है नहीं इसमें, तो माइनस हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो n इंटू एम का की घात -2 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अभी भी वही लिखा है, तो ये करेक्ट आंसर ये 2 है, 3 नहीं होगा, 3 होगा तो गलत है, ये कोई नहीं है इसमें, समझ रहे हैं। चलिए अच्छा यहीं देखते हैं क्या हो जाएगा। यदि सरल रेखा में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील वस्तु त्वरण, सवाल ज़्यादा है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील वस्तु का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 3 सेकंड के बाद चाल कितनी होगी। अब यहाँ पे हमें फार्मूला लगाना होगा, v प्लस u है ना, इसमें हाफ 80 जो भी फार्मूला होता है उस हिसाब से। तो इसमें जो फार्मूला हमारा लगेगा, क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक वेग दे रखा है, अंतिम वेग पूछा है ना, तो हम यही लगाएंगे v बराबर u प्लस 80। तो v जो है अंतिम वेग ही पूछा है, और सरल रेखा में 20 मीटर की चाल से, तो हमेशा कोई ज़रूरी नहीं कि u 0 हो, जहाँ से आप देखना शुरू करेंगे वहाँ u होता है प्रारंभिक चाल। त्वरण जो है 4 है, और टाइम कितना दे रहा है भाई, 3 सेकंड, 4 3 12 हो जाएगा, 12 और 20 जोड़ देंगे 32, तो 32 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा अंतिम वेग। ठीक है, 32 वाला तीसरा वाला करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सब ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं, सवाल और कुछ है नहीं, और 10th स्टैंडर्ड के फॉर्मेट में ये है, और ऐसे ही क्वेश्चन बनते भी हैं। किसी पत्थर को किसी चोटी से गिराया जाता है तो 100 मीटर गिरने के बाद पत्थर की चाल। अब ध्यान से देखिए, फिर से वही फार्मूला हमें लगाना है, वही फार्मूला लगा के भी सॉल्व कर लेंगे, और लेकिन हमें यहाँ पे त्वरण जो है ना, त्वरण जो है वो ग्रेविटी वाला हमें लगाना होता है यहाँ पे, समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा आप चाहें तो थोड़ा सा फार्मूला आप चेंज करके लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। और फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, v² बराबर 2gh प्लस u²। ठीक है, स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2gh जब g है गुरुत्वाकर्षण यानी कि गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, और क्या क्या दे रखा है, 100 मीटर गिरने के पत्थर की चाल, यानी हाइट दे रखा है 100। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ भी हमसे b ही पूछ रहा है। तो ये 2 है, 2 गुणे g की वैल्यू 9.8 होता है, हमें पता है, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू पता होनी चाहिए, हाइट 100 मीटर हो जाएगी, और प्लस u² हो कुछ भी हो तो 0 है ही है, उससे कोई मतलब है ही नहीं, है ना। तो स्क्वायर का 0 करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सबका गुणा कराएंगे तो ये दशमलव है, ये कट जाएगा तो 20 हो गया, यानी कि हम गुणा कराएंगे तो 9 दूनी 8 दूनी 16, थोड़ा सा देखते रहिए, ध्यान से देखेंगे तो इसका हो रहा है, और 9 दूनी 18, 18 और 19। ठीक है, और ये वाला 0 था, इतना हो गया। अब हमें v बताना है, तो इसको हम अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे, और इसको 1960 याद रखिए, 1960 मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। तो v² बराबर था 1960, हम लोग इसका क्या कर लेंगे, भाग विधि से सॉल्व कर लेंगे। तो भाग विधि से डायरेक्ट मैं यहीं सॉल्व करता हूँ, तो ऐसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, 4 चक्कू 16 ही होगा, है। तो 4 चक्कू जब 16 दिख रहा है तो हमें ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब 9 9 और 1 1 से शुरू हो रहे हैं। तो भाग विधि सॉल्व कर लेंगे तो ये दशमलव वाला है, तो चौथा, इतना ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जब हमारा उतने में काम चल जा रहा है। 1 किलोग्राम की वस्तु का वेग कितना दिया है भाई, चलिए ये भी छोड़ देते हैं सवाल, उसमें समझ नहीं आ रहा है क्या है। किसी एक समान वृत्ति गति में एक समान वृत्ति, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, कई बार पूछा गया, सभी एग्ज़ाम में, छोटे से बड़े एग्ज़ाम में सब में पूछा जाता है, इसको मैं कई बार देख चुका हूँ। जब एक समान वृत्ति गति होगी ना, तो वहाँ पे वेग व त्वरण दोनों ही नियत होंगे। बात समझ में आ रही है, वृत्तीय गति कर रहा है एक समान, तो इसमें वेग और त्वरण दोनों ही नियत रहेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, इसको रट लीजिए जैसे भी करके। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और 2 वस्तुओं के बीच घर्षण का कारण होता है, तो उनके बीच जो घर्षण का कारण होता है, क्यों घर्षण होने लगता है, घर्षण बल आप जानते होंगे, तो इसमें घर्षण होता है क्यों, परस्पर आकर्षण में जरूरी नहीं है कि 2 वस्तुओं के बीच आकर्षण हो तो घर्षण काम करे, परस्पर विकर्षण हो उसमें भी ये कोई वैल्यू समझ नहीं आ रही है। दोनों के बीच कुछ एडहेसिव फोर्स, दोनों पृष्ठों पर अनियमितता,
ये करेक्ट आंसर है। अगर दोनों ऐसी बना दी जाए जिसमें फिसलन ज़्यादा हो तो घर्षण कम हो जाएगा ना, और मान लीजिए है ही नहीं, शून्य हो तो घर्षण होगा ही नहीं। ग्रेविटी में जैसे इसमें था आकर्षण या विकर्षण हो, तो मान लीजिए हम उसको वैक्यूम में रखें तो कोई घर्षण ही नहीं होगा। तो यहाँ पे अनियमितता ही करेक्ट आंसर होगा। उनके पृष्ठों पर अनियमितता ही घर्षण का कारण बनता है। देसी तरीके से भी सॉल्व कर लेंगे आप इसको। ओके, देखिए हाजीपुर रेलवे ग्रुप डी में पूछा था। उसके बाद क्या है, थोथरे चाकू से कोई चीज़ काटने पर मुश्किल क्यों होती है। थोथरा चाकू होता है यानी कि शार्प ना हो, है ना, ब्लंडर टाइप का हो, ब्लड हो, तो उसमें क्या होता है भाई, किसी दिए गए बल के लिए चाकू द्वारा लगाया गया दाब उसके थोथरेपन में वृद्धि के साथ साथ बढ़ता है। ऐसा कुछ बात समझ में आई नहीं। किसी दिए गए बल के लिए चाकू द्वारा लगाया गया दाब को चाकू की तेज धार कम कर देती है। ये भी कुछ सटीक नहीं है। किसी दिए गए बल के लिए दाब को थोथरे चाकू कम कर देता है। ये जो है ना, क्योंकि एरिया बढ़ता है, किसी दिए गए बल के लिए दाब को थोथरा चाकू कम कर देता है, इसीलिए नहीं कटता है। ये देखिए, ये थोड़ा सा स्पष्ट बात समझ में आ रही है। आगे देख लेते हैं। फिलहाल थोथरा चाकू प्रतिच्छेद क्षेत्र को कम कर देता है, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे सटीक ये है। गलत ये भी नहीं है, लेकिन ये सबसे सटीक है, तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। यूपीएससी सीडीएस में पूछा था, है ना। इसके बाद 10 क्वेश्चन और हम लोग ने द्रव चालित ब्रेक, फिर से हाइड्रोलिक आ गया, और द्रव चालित लिफ्ट युक्तियाँ हैं जिनमें तरल का प्रयोग किस संचरण के लिए किया जाता है। किसके फॉर्मेट में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग दाब में इस्तेमाल करते हैं। दाब का पास्कल का नियम जो है, तो यहाँ पे हो जाएगा द्रव चालित ब्रेक हो, द्रव चालित लिफ्ट हो, है ना। हाइड्रोलिक प्रेशर कुल मिला के जो है प्रेशर पे ही काम करता है ना, दाब पर। तो तरल का प्रयोग का संचरण किसका संचरण करने के लिए होता है, दाब का। ठीक है, आप जैसे जेसीबी वगैरह आप चलाते हैं, देखते हैं थोड़ा थोड़ा सा एक इशारे टाइप का काम होता है, लेकिन देखिए कितना वो काम करता है। तो ये सब इसी पे काम करता है, जिसे हम कहते हैं पास्कल का रूल होता है आमतौर पे ये, है ना। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेशर, प्रेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसी पे दाब पर ही डिपेंड करती हैं। किसी द्रव का क्वथनांक घुलनशील ठोस पदार्थ मिलाने से प्रभावित होते हैं, दबाव में वृद्धि से बढ़ता है। तो किसी द्रव का क्वथनांक समझते हैं क्या। क्वथनांक का मतलब वाइलेशन, ठीक है। जैसे 4-5 आपको टर्म्स मिल जाएंगे। पहला हो जाता है हम लोग कहेंगे हिमांक, हिमांक मतलब फ्रीजिंग, जमना। दूसरा होता है गलनांक, यानी कि मेल्ट हो जाए, पिघले। उसके बाद क्वथनांक होता है, यानी कि भाप बने, है ना। और द्रवणांक हो तो द्रवित हो। तो ये सब शब्द इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो करें किसी द्रव का क्वथनांक घुलनशील ठोस पदार्थ मिलाने से प्रभावित होता है। होता तो ज़रूर है, लेकिन फिर भी आगे देखते हैं। दबाव में वृद्धि से बढ़ता है, दबाव में वृद्धि करेंगे तो बढ़ जाएगा क्वथनांक। प्रेशर, मैंने कहा था किसी भी रिएक्शन की दर को आपको बढ़ाना है तो आप दाब और ताप बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो दबाव बढ़ेगा तो अपने आप ताप बढ़ जाता है। जैसे हमारे यहाँ कुकर, प्रेशर कुकर जो होता है वो इसी रूल पे काम करता है। तो करेक्ट आंसर इसका दूसरा होगा, ठीक है। ये ज़्यादा सटीक नहीं है, तो करेक्ट आंसर ये होगा। इस हिसाब से ध्यान देंगे, बोथ लगाएंगे गलत हो जाएगा। ऊंचे उड़ते हुए वायुयान में फाउंटेन पेन की स्याही लीक कर जाती है, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, वायुमंडलीय, ध्यान से देखिए, ऊंचे उड़ते हुए वायुयान में। अभी एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे पहले इसको कंप्लीट करता हूँ, फिर बोलूँगा, वो आपका आप आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में। ऊंचे उड़ते हुए वायुयान में फाउंटेन पेन की स्याही लीक हो जाती है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, वायुमंडलीय ताप बढ़ जाता है, वायुमंडलीय ताप घट जाता है। और मैं इसको आंसर करने के बाद लगभग आपका क्लियर भी हो जाएगा। फिलहाल मैं पूछूंगा ज़रूर उसको। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये हमारा क्षोभ मंडल है, उसके बाद इधर बीच में समताप मंडल आ गया, ये समताप मंडल है, ठीक है। मध्य मंडल से कोई मतलब नहीं है। अगर वायुयान इसमें आ जाए, समताप मंडल में उड़ती है वायुयान वगैरह, हम जानते हैं। तो जब वायुयान समताप मंडल में उड़ने लगे, ऊपर पहुंच जाए, तो वायुयान के अंदर और वायुयान के बाहर में वायुदाब क्या रहेगा। वायुयान के अंदर वायुदाब ज़्यादा रहेगा या वायुदाब कम रहेगा, ऐसे आप
इसका आप आंसर करेंगे। फिर से समझ लीजिए, मान लीजिए आपका वायुयान है और ये आप समताप मंडल यानी हाइट पे चले गए हैं, ऊपर चले गए हैं, तो वायुमंडल इसमें, वायुमंडलीय दाब इसमें ज़्यादा होगा या बाहर ज़्यादा होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऐसे ही इसको कमेंट करिएगा, फिर मैं अगले सेट में बात भी कर लूँगा। 3 मौलिक परिणाम हैं। 3 मौलिक परिणाम क्या क्या है? पुंज, लंबाई, समय। इसको याद कर लीजिए, ये याद करने वाली चीज़ ही है। पुंज, लंबाई, समय क्या है? एक मौलिक क्या है, क्या होती है? परिणाम। ठीक है, तो पुंज को हम लोग, अब यहाँ पे देखिए, पुंज को हम लोग कह लेंगे किलोग्राम। ठीक है, केजी। अब आपको समझ में आ जाएगा, किलोग्राम है ना, बाहर द्रव्यमान जो भी कर लीजिए, यहाँ पे द्रव्यमान रहेगा। तो और लंबाई और समय है ना, तो भार, लंबाई और समय क्या है? मौलिक परिणाम है। यहाँ से ये शब्द जो है आपको समझना जरूरी था। अंगूठे के दबाने वाली कील लकड़ी में आसानी से चली जाती है, क्यों? अंगूठे से दबाने वाली कील लकड़ी में आसानी से चली जाती है, कारण क्या है? कम क्षेत्र पर अधिक बल काम करता है। करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। बहुत कम क्षेत्र होता है, उस पर क्या होता है? अधिक बल काम करता है, तो आसानी से क्या होती है? और कील धंस जाती है। ये याद रखेंगे, इसीलिए नुकीला बनाया जाता है, जिससे क्या क्षेत्र को घटाया जा सके। कील वगैरह में आप देखेंगे ऐसे जो है नूक बनाई जाती है, ऐसे होती है कील, और फिर यहाँ पे नूक होता है। ये बन भी नहीं पा रहा। चलिए, वस्तु के द्रव्यमान को उनके आयतन से भाग देने को कहा जाता है। अब यहाँ पे बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ये क्या निकलवा रहा है? ध्यान से देखिए, ये फार्मूला बनवा रहा है, मास बटे वॉल्यूम। किसके लिए होता है? तो ये घनत्व निकालता है। ठीक है, घनत्व निकालेगा, है ना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा घनत्व। घनत्व निकालेंगे, किसी भी द्रव्यमान को उसके आयतन से जब हम भाग दे देंगे तो उसमें कितना घनत्व है। घनत्व मतलब गाढ़ा नहीं हम कहेंगे, सीधा कह लीजिए कितना घना है ना। ज़्यादा कम क्षेत्र में ज़्यादा लोग हों तो ये घनत्व हो जाएगा एक तरीके से, ज़्यादा या कम। चलती बस में अचानक ब्रेक लगाने पर हम आगे की ओर गिरते हैं, इसका कारण का प्रतिपादन कीजिए। ये बार बार पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। तो मैंने कहा गुरुत्वाकर्षण का रूल भी कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण रूल जो काम करता है, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण नियम जो है न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम होता है, या जड़त्व का गुरुत्वाकर्षण नियम। तो ये करेक्ट आंसर ये है। और आप ऑप्शन दिया है गुरुत्वाकर्षण का नियम, लेकिन न्यूटन का दिया है तो गलत है। ये जड़त्व का गुरुत्वाकर्षण नियम होता है। क्या बोल रहा हूँ यार, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण, नहीं, जड़त्व का रूल, ये गलत हो जा रहा है, सॉरी। जो न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है उसे हम जड़त्व का रूल कहते हैं, है ना, जड़त्व का नियम। और ये गैलीलियो ने दिया था। ठीक है, तो गैलीलियो का जड़त्व का नियम आ जाए तो भी सही होगा, या न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम हो तो भी सही हो जाएगा। ठीक है, समान रफ्तार में बढ़ रही एक रेलवे ट्रेन में बैठा हुआ एक बालक हवा में गेंद सीधा उछालता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो उसमें देखिए कुछ नहीं होगा, उसकी जो गेंद होगी ना उसके हाथ में ही आके गिरेगी। करेक्ट आंसर तीसरा वाला हो जाएगा। ज़्यादा बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देखिए, आप किसी वाहन में बैठे हो, कोई भी सामान ऊपर को उछालिए और फिर वापस वो वहीं आएगा, क्योंकि संवेग उसमें जो है समान रहता है, इसलिए गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ें। ठीक है, रेलवे में ज़्यादा पूछा जा रहा है। देखिए, दूध का क्या है भाई, मथने पर मलाई इनमें से किस कारण से अलग होती है? तो ये देखिए, इसमें बल कौन सा लगता है? देखिए, घर्षण बल, ससंजक बल, गुरुत्व बल, अपकेंद्र पसारी, या हम इसे कहते हैं, फिलहाल आंसर तो यही है। इसका एक और नाम है, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, अपकेंद्र पसारी, या ये तो अपकेंद्र बल होता है। हाँ, अपकेंद्र बल हो तो भी आंसर होगा। अपकेंद्र बल पे कपड़ा भी साफ होता है, वॉशिंग मशीन भी उसी पे काम करती है। अपकेंद्र बल का मतलब केंद्र से बाहर की ओर धक्का देना। तो जब ऐसे ऐसे चलता है गोल गोल, तो बाहर की ओर ही तो धक्का देता है, ऐसे ऐसे। कपड़ा भी वही, कपड़े की वॉशिंग भी उसी रूल पे काम करती है। तो यहाँ पे अपकेंद्री बल हो जाएगा, या अपकेंद्र पसारी बल भी हो जाएगा।
देखिए ये भी क्वेश्चन जो है रेलवे ग्रुप डी में पूछा है ना। मान लें अब एक सवाल फिर से आ गया और इसके बाद लास्ट और सवाल है, तो सॉल्व इसको कर लिया जाए। मान लें कि m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच की दूरी r है, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल होगा। ये सवाल नहीं है, ये तो फार्मूला है भाई, और इसका फार्मूला डायरेक्ट हमारे पास जो इसका आंसर हो जाएगा फार्मूला ही है ना, सवाल तो दिया नहीं है। तो इसमें देखिए g बराबर m1 और इसका मैं लिखूं क्या, ये करेक्ट आंसर पहला वाला है, m1 इंटू m2/r²। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का ये रूल होता है। ठीक है, r² वाला होगा, करेक्ट आंसर पहला होगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है। पानी से भरी हुई कार्क युक्त बोतल को, कार्क मतलब ढक्कन को जब जमाया जाता है तो यह टूट जाती है, क्योंकि जो पानी होता है ना, पानी से बर्फ़ का आयतन ज़्यादा होता है ना। तो जमने पर पानी का आयतन घट जाता है, गलत गलत गलत, जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है। करेक्ट आंसर यही होगा, दूसरा वाला। समझ रहे हैं? तो बस और क्या, ये तो सब जानते भी हैं आमतौर पे, और ये भी देखिए रेलवे में ग्रुप डी में ही पूछा गया है ना। तो चलिए यहाँ तक का सफ़र यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को हिट रखिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा आगामी सभी वीडियोस के। तो ठीक है, कमेंट करिएगा कैसा लगा वीडियो, है ना, उसी से मेरा मोटिवेशन हो सकेगा। चलिए मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।